गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज लाइफ साइंस चैप्टर 3 हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीज पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का वर्गीकरण एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में लिंग का निर्धारण। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अप्रभाविता का सिद्धांत, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये मेंडल के नियम का अपवाद है। मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के नियम का अपवाद। यहाँ पर मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत की अवमानना है। यहाँ पर मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत फॉलो नहीं होता। ये आनुवंशिकता के मेंडल के नियम के विचलन का उदाहरण है। डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी का उदाहरण है। तो अप्रभाविता का सिद्धांत, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझने से पहले हम लोग थोड़ा रिकैप्चुलेट कर ले। पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़े थे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जहाँ पर हम लोग एक जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराए थे, लंबा और बौना पौधा के बीच में क्रॉस कराए थे, काला और सफ़ेद गिनी के बीच में क्रॉस कराए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद या कितना एक जोड़ा विपरीत लक्षण कितना भी लेके क्रॉस कराएं तो हर बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात मेंडल के अनुसार 3:1 होगा और जेनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 होगा। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने 2 लॉ दिया था। पहला था प्रभाविता का सिद्धांत या लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा गया था? F1 पीढ़ी में जो हाइब्रिड बनता है उसमें एक जोड़ा असमान जीन रहता है। एक जीन नरजनक से, एक जीन मादाजनक से। नरजनक प्रभावी तो उसका जीन भी प्रभावी रहता है F1 पीढ़ी में और वो अपना गुण प्रकट करता है F1 पीढ़ी में। और जो गुण जीन अपना गुण प्रकट करता है F1 पीढ़ी में उसी का लक्षण दिखाई देता है। और जो एलील या जीन F1 पीढ़ी में दबा रहता है, रिसेसिव अवस्था में रहता है, अप्रभावित रहता है, वो अपना गुण प्रकट नहीं कर पाता है। ये प्रभाविता का सिद्धांत कहा गया था। उसके बाद मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। डायहाइब्रिड मतलब 2 जोड़े विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस। हम लोग किए थे येलो राउंड ग्रीन रिंकल के बीच में क्रॉस, और गिनी पिग में काला जबड़ा और सफ़ेद चिकना गिनी पिग के बीच में क्रॉस किए थे। डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिला था? 9:3:3:1। और डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है, स्वतंत्र अपव्यवन का सिद्धांत। तो अप्रभाविता का सिद्धांत या लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका नाम लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों पड़ा? तो यहाँ पर प्रभाविता का सिद्धांत का विचलन है। यहाँ पे प्रभाविता का सिद्धांत फॉलो नहीं होता है जिसे मेंडल ने F1 हाइब्रिड के आधार पर दिया था। अप्रभाविता का सिद्धांत या लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखे थे F1 हाइब्रिड जब 2 शुद्ध जनकों के बीच में क्रॉस कराते हैं एक जोड़ा विपरीत लक्षण को लेकर के, तो F1 पीढ़ी में जो हाइब्रिड बनता है उसमें दोनों जनकों के एक एक जीन आ जाते हैं, इसलिए हाइब्रिड या संकर संतान F1 पीढ़ी में उत्पन्न होती है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार F1 पीढ़ी के हाइब्रिड का फेनोटाइप क्या होता है? तो 2 असमान जीन या एक जोड़ा असमान जीन है जिसे हम एलील कहते हैं। उस दोनों जीन में से एक जीन या एलील प्रभावी या डोमिनेंट और F1 पीढ़ी में वो अपना गुण प्रकट करता है, और दूसरा जीन F1 पीढ़ी में दब जाता है, रेसेसिव अप्रभावी, वो अपना गुण प्रकट नहीं करता। तो अप्रभाविता का सिद्धांत या लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक तरह का मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लॉ आ रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ क्या है? तो F1 पीढ़ी में जब 2 शुद्ध जनकों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन या एक जोड़ा एलील, उन दोनों एलील में से कोई भी एलील पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं रहेगा और दोनों एलील मिल करके एक नया गुण प्रकट करता है F1 पीढ़ी में। तो F1 पीढ़ी का फेनोटाइप
अलग हो जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं अप्रभाविता का सिद्धांत, ये लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे रेड एंड, यहाँ पे थोड़ा संक्षेप में समझ लें, जैसे रेड एंड वाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस कराए तो F1 पीढ़ी में जो प्लांट मिला उसमें जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 पीढ़ी का जो संतान है वो हाइब्रिड है, संकर है। उसमें एक जोड़ा असमान जीन कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर मतलब लाल वाला जीन, रेड जीन कहाँ से आया, नर जनक से। स्मॉल आर वाइट जीन मादा जनक से। तो F1 पीढ़ी का फेनोटाइप क्या होगा, जेनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल आर है, लाल जीन है, सफ़ेद जीन है। तो जेनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर और लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर लाल जीन प्रभावी होगा, कैपिटल लेटर से लिखा गया है। प्रभावी होने के कारण F1 हाइब्रिड को लाल होना चाहिए। या अगर सफ़ेद जीन प्रभावी है स्मॉल आर, तो F1 पीढ़ी में सफ़ेद वाला लक्षण दिखेगा। किंतु यहाँ पर इस हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, किंतु हाइब्रिड का फेनोटाइप ना तो लाल ना ही सफ़ेद। यहाँ पर ना तो लाल वाला जीन प्रभावी है ना ही सफ़ेद वाला जीन प्रभावी है। तो हाइब्रिड का फेनोटाइप यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर दोनों जीन पूर्ण रूप से प्रभावी ना होने के कारण F1 हाइब्रिड में दोनों जीन मिल करके एक नया गुण प्रकट करते हैं। दोनों जीन कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं, दोनों जीन मिल करके एक नया गुण प्रकट करते हैं। तो F1 हाइब्रिड का फेनोटाइप लाल और सफ़ेद होने के बदले पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों जीन पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं, अपूर्ण रूप से प्रभावी है। इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या प्रभाविता का सिद्धांत कहते हैं। ये और स्पष्ट हो जाएगा जब हम लोग इसका क्रॉस देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट में या स्नैपड्रैगन प्लांट में, जिसमें फूल होता है लाल और सफ़ेद रंग का। और एनिमल में हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल एंडलूसियन मुर्गी में, जहाँ पर काली और सफ़ेद मुर्गी के बीच में क्रॉस कराना है। अप्रभाविता का सिद्धांत लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यह सिद्धांत जो है मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। इसलिए हम लोग इसको मेंडल के सिद्धांत का अपवाद भी कह सकते हैं। अपवाद कहने का कारण और क्या है, अपवाद कहने का कारण ये और है कि F1 हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार F1 हाइब्रिड में प्रभाविता के सिद्धांत के अनुसार F1 हाइब्रिड को जो जीन या एलील प्रभावी होगा उसका फेनोटाइपिक लक्षण F1 में वही दिखेगा। किंतु यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का सिद्धांत फॉलो नहीं होता है। F1 हाइब्रिड का फेनोटाइप दोनों जीन रहने के बाद भी दोनों जीन पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, दोनों एलील पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है और दोनों मिलकर के एक नया गुण को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर प्रभाविता का सिद्धांत नहीं, अप्रभाविता का सिद्धांत फॉलो होता है। और दूसरा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार फेनोटाइपिक रेशियो हमेशा 3:1 होना चाहिए। किंतु यहाँ पर जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे F2 पीढ़ी में जब 4 संतान मिलेगी तो फेनोटाइपिकली 3 तरह की संतान मिलेगी, जेनोटाइपिकली भी 3 तरह की संतान मिलेगी और फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक अनुपात भी 1:2:1 होगा, दोनों एक समान होगा। अब इसको देख लेते हैं कैसे। तो हम लोग क्रॉस करा रहे हैं 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा में, या स्नैपड्रैगन प्लांट को भी ले सकते हैं जिसमें सफ़ेद और लाल फूल है, दोनों के बीच में क्रॉस कराना है। मिराबिलिस जलापा में नर शुद्ध है, प्रभावी है और उसका कलर है लाल, तो नर का जेनोटाइप कैपिटल आर। मादा शुद्ध है, अप्रभावी है और उसमें सफ़ेद फूल है, तो मादा का जेनोटाइप लिखे स्मॉल आर। तो हमको जनक पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन मिल गई, नर शुद्ध लाल प्रभावी, नर का जेनोटाइप कैपिटल आर। इसको क्रॉस कराना है मादा जनक से जो शुद्ध है, सफ़ेद है और अप्रभावी है, तो मादा का जेनोटाइप स्मॉल आर। अब दोनों जनक में क्या बनेगा, गैमेट। तो नर जनक में 2 नर गैमेट बनेगा और दोनों में एक आर जीन आ जाएगा। मादा जनक में भी 2 मादा गैमेट या एग बनेगा, दोनों में एक स्मॉल आर जीन आ जाएगा। अब गैमेट बनने के बाद निषेचन की क्रिया होगी। कोई भी परागकण कोई भी अंडा को निषेचित कर सकता है। आर परागकण कैपिटल आर परागकण स्मॉल आर अंडे को निषेचित किया
तो पहली पीढ़ी में संतान पैदा हुई, इसलिए इस पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहते हैं। तो पहली पीढ़ी का संतान को हम लोग देख रहे हैं। तो पहली पीढ़ी के संतान को हम लोग देखें, वो कैसा संतान है, हाइब्रिड या संकर संतान। इस पहली पीढ़ी के संतान को हाइब्रिड या संकर संतान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर मतलब लाल वाला जीन, स्मॉल आर मतलब वाइट वाला जीन। ये एक जोड़ा असमान जीन इसको मिला कहाँ से? कैपिटल आर रेड वाला जीन इसको मिला नर जनक से, स्मॉल आर वाइट वाला जीन मिला इसको मादा जनक से। इसलिए एक जोड़ा असमान जीन हाइब्रिड में, इसलिए हाइब्रिड क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। और इस एक जोड़ा असमान जीन को हम लोग बोलते हैं एलील। अब हाइब्रिड का जेनोटाइप तो हमको पता है, एक जोड़ा असमान जीन, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हाइब्रिड का फेनोटाइप क्या होगा? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के यहाँ पर मेंडल दिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। यहाँ पर हाइब्रिड का फेनोटाइप जो जीन प्रभावी होगा, जो एलील प्रभावी होगा, उसके आधार पे होना चाहिए। लाल जीन प्रभावी या डोमिनेंट, वो अपना गुण F1 पीढ़ी में प्रकट करता है प्रभाविता के सिद्धांत के अनुसार, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार। तो F1 पीढ़ी और स्मॉल आर जीन जो है वो अपना गुण को प्रकट नहीं करता है F1 पीढ़ी में। तो प्रभाविता के सिद्धांत के अनुसार हाइब्रिड का फेनोटाइप लाल होना चाहिए। किंतु यहाँ पर देखते हैं प्रभाविता का सिद्धांत लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक जोड़ा जो जीन है कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ दोनों एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ, इसलिए इसको अप्रभाविता का सिद्धांत बोलते हैं। पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ मतलब F1 पीढ़ी में जो हाइब्रिड है उसका फेनोटाइप ना तो लाल होगा, क्योंकि लाल वाला जीन भी प्रभावी नहीं पूर्ण रूप से, और ना ही F1 का पीढ़ी का हाइब्रिड का फेनोटाइप सफ़ेद होगा, क्योंकि ना सफ़ेद वाला जीन पूर्ण रूप से प्रभावी है, दोनों ही जीन अपूर्ण रूप से प्रभावी। तो फिर दोनों जीन मिल करके F1 पीढ़ी के हाइब्रिड का एक नया गुण प्रकट करते हैं, जिससे F1 पीढ़ी का हाइब्रिड का फेनोटाइप क्या हो जाता है? लाल और सफ़ेद मिल करके पिंक कलर। इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत या लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना लाल जीन पूर्ण रूप से प्रभावी, ना सफ़ेद वाला जीन पूर्ण रूप से प्रभावी, दोनों अपूर्ण रूप से प्रभावी और दोनों मिलकर के एक नया गुण। इसलिए F1 हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर होते हुए भी सारा F1 हाइब्रिड देखने में कैसा है फेनोटाइपिकली? पिंक या गुलाबी। अब दो F1 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराना है। F1 हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, नर का और मादा में भी हाइब्रिड है। दूसरा उसका जेनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर। दोनों हाइब्रिड में गैमेट बनेगा, नर हाइब्रिड में नर गैमेट, मादा में मादा गैमेट। नर गैमेट में एक में कैपिटल आर जीन, एक में स्मॉल आर जीन। दूसरा मादा में भी दो मादा गैमेट बनेंगे, एक में कैपिटल आर जीन और एक में स्मॉल आर जीन। गैमेट बनने के बाद अब इसको हम लोग पनेट स्क्वायर बोर्ड में देख लेते हैं क्रॉस को। तो F2 पीढ़ी में कैसे संतान पैदा होगी उसका रिजल्ट प्रीवियस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से थोड़ा मिला के देख लेंगे। तो F1 पनेट स्क्वायर बोर्ड में F1 हाइब्रिड से जो गैमेट बना नर गैमेट, उसको ऊपर लिखेंगे, 4 बॉक्स रहेगा, स्क्वायर रहेगा। पनेट स्क्वायर बोर्ड में मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक तरफ ऊपर में नर गैमेट लिख दिए कैपिटल आर स्मॉल आर, और नीचे इधर लेफ्ट साइड में मादा गैमेट लिखे कैपिटल आर स्मॉल आर। क्रॉस अब दोनों को गुना कराना है। एक मादा गैमेट को दोनों नर गैमेट से क्रॉस कराएंगे, पहले दोनों बॉक्स में भरेंगे। कैपिटल आर लिख दिए पहले बॉक्स में, कैपिटल आर स्मॉल आर दूसरे बॉक्स में, स्मॉल आर कैपिटल आर तीसरे बॉक्स में, स्मॉल आर चौथे बॉक्स में। तो हमको F2 पीढ़ी का रिजल्ट मिल गया। F2 पीढ़ी में 4 संतान मिले, चारों का जेनोटाइप मालूम। अब चारों का फेनोटाइप लिख लेते हैं। कैपिटल आर शुद्ध लंबा, कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड है, हम लोग F1 पीढ़ी में देख लिए। इसका फेनोटाइप क्या होगा? ना लाल ना सफ़ेद, दोनों मिलकर के एक नया फेनोटाइप बनाएंगे गुलाबी। ये भी हाइब्रिड है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका भी ये भी हाइब्रिड है मगर इसका फेनोटाइप है गुलाबी। स्मॉल आर इसका फेनोटाइप होगा शुद्ध सफ़ेद। तो F2 पीढ़ी में 4 संतान मिली, चारों का फेनोटाइप और जेनोटाइप हमें पता चल गया।
फेनोटाइपिकली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दृश्य रूप में तीन तरह का पौधा उत्पन्न हुआ, एक लाल, दो गुलाबी और एक सफ़ेद। तो फेनोटाइपिक अनुपात इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या दिखाई दिया, तीन तरह का पौधा, लाल, गुलाबी और सफ़ेद, लाल 1, गुलाबी 2, सफ़ेद 1। फेनोटाइपिक अनुपात इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1। जो पहले मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 होता था, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात मिला 1:2:1। यहाँ पर भी मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक अनुपात का विचलन है। जेनोटाइपिकली भी हमको तीन तरह का पौधा मिला, एक शुद्ध लाल कैपिटल आर, दो संकर गुलाबी कैपिटल आर स्मॉल आर और एक शुद्ध सफ़ेद स्मॉल आर। तो जेनोटाइपिक अनुपात भी 1:2:1। तो यहाँ पर पहले वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस से थोड़ा अंतर दिखाई दिया, यहाँ पे फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक अनुपात एक समान 1:2:1। अभी समझ में आ गया होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलिस जलापा में। यहाँ पर देख लेते हैं, मिराबिलिस जलापा में क्रॉस करा रहे हैं लाल फूल और सफ़ेद फूल के बीच में। लाल फूल है नर, प्रभावी और शुद्ध, लाल का जेनोटाइप कैपिटल आर, सफ़ेद मादा अप्रभावी और इसका जेनोटाइप है स्मॉल आर, दोनों के बीच में क्रॉस कराए। क्रॉस कराने के बाद हमको F1 पीढ़ी में जो संतान मिली उसको हम लोग बोलते हैं संकर संतान, क्योंकि संकर संतान का जेनोटाइप है कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसमें एक जोड़ा असमान जीन है। इसका एक जोड़ा असमान जीन कहाँ से आया, तो कैपिटल आर रेड वाला जीन इसको नरजनक से मिला और स्मॉल आर वाला जीन जो है इसको मादा जनक से मिला। तो हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन, तो हाइब्रिड हो गया अशुद्ध या हेट्रोजाइगस। हाइब्रिड का जेनोटाइप भी पता है। हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन या असमान जीन को हम लोग एलील भी कहते हैं। एलील कौन कौन है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब हाइब्रिड का फेनोटाइप क्या होगा, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है। ना लाल जीन पूर्ण रूप से प्रभावी है F1 पीढ़ी में, ना ही सफ़ेद जीन पूर्ण रूप से प्रभावी है। लाल जीन प्रभावी रहता तो F1 पीढ़ी का F1 हाइब्रिड का फेनोटाइप लाल होता। अगर वाइट जीन प्रभावी है प्रभाविता के सिद्धांत के अनुसार, तो F1 पीढ़ी का जो हाइब्रिड है वो दिखाई देता सफ़ेद। किंतु F1 पीढ़ी का फेनोटाइप यहाँ पर हमको कुछ अलग दिखाई दे रहा है, ना लाल ना सफ़ेद। कैसा दिखाई दे रहा है, पिंक, क्योंकि यहाँ पर लाल जीन और सफ़ेद वाला जो जीन है, रेड और कैपिटल और स्मॉल आर जीन, दोनों जीन कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। इस कारण इसको अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पर दोनों जीन मिल करके एक नया गुण प्रकट करता है, लाल और सफ़ेद जीन मिल करके। तो F1 पीढ़ी में जो हाइब्रिड है उसका फेनोटाइप क्या हो गया, लाल और सफ़ेद जीन मिल गया, तो उसका फेनोटाइप F1 हाइब्रिड का फेनोटाइप हो गया पिंक। अब दो F1 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराना है, नर हाइब्रिड और मादा हाइब्रिड। नर में गैमेट बना कैपिटल आर, स्मॉल आर, मादा में हाइब्रिड बना स्मॉल आर। अब दोनों हाइब्रिड के बीच में हम लोग यहाँ भी क्रॉस कराए थे, देख लेते हैं। नर गैमेट ऊपर में लिखे, मादा गैमेट साइड में। मादा गैमेट को नर गैमेट से क्रॉस कराए, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर दूसरे मादा गैमेट को दोनों नर गैमेट से क्रॉस करा के नीचे वाले बॉक्स में लिखना है स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो F2 जनरेशन में भी हमको F2 जनरेशन में कितने तरह के संतान पैदा होंगे उसका भी रिजल्ट हमको मिल गया। F2 जनरेशन में हमको 4 संतान मिले। चारों संतान का फेनोटाइप दिख रहा है, जेनोटाइप दिख रहा है। जेनोटाइप के आधार पर हम लोग फेनोटाइप भी बता सकते हैं, कैपिटल आर शुद्ध लंबा, कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड है, मगर यहाँ पे लाल और सफ़ेद नहीं। ये कैसा है, हाइब्रिड है मगर गुलाबी है इसका फेनोटाइप। कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी हाइब्रिड है और इसका फेनोटाइप है गुलाबी। स्मॉल आर इसका फेनोटाइप है शुद्ध सफ़ेद। तो फेनोटाइपिकली हमको यहाँ पे 3 तरह के पौधे मिले, एक लाल, 2 गुलाबी और एक सफ़ेद। तो फेनोटाइपिक अनुपात हो गया 1:2:1। जेनोटाइपिकली भी हम लोग देख रहे हैं तो हमको 3 तरह के संतान मिले। 4 संतान में से एक संतान है शुद्ध लाल, कैपिटल आर, 2 संतान है संकर गुलाबी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक संतान है शुद्ध सफ़ेद, स्मॉल आर। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हुआ F1 हाइब्रिड में, इसलिए F1 हाइब्रिड का कलर पिंक। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और
मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 नहीं मिला, 1:2:1 मिला, और जेनोटाइपिक अनुपात भी 1:2:1। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, इस तरह के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको मिलता है फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो एक समान 1:2:1। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एनिमल में। एंडलूसियन मुर्गी, जिसमें नर है, शुद्ध है, काला है, प्रभावी है, नर का जेनोटाइप कैपिटल बी, मादा शुद्ध है, बौना है, अप्रभावी है, मादा का जेनोटाइप स्मॉल बी। तो हमको जनक पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन मिल गया। नर शुद्ध, काला, प्रभावी, नर का जेनोटाइप कैपिटल बी, मादा शुद्ध अप्रभावी, मादा का जेनोटाइप स्मॉल बी वाइट है। अब दोनों में गैमेट बनेगा, तो एनिमल है तो नर गैमेट को शुक्राणु कहते हैं। दो नर गैमेट बनेगा, दोनों में एक एक कैपिटल बी जीन आ जाएगा। मादा में एक बनेगा मादा गैमेट, दोनों में एक एक स्मॉल बी जीन आ जाएगा। अब निषेचन की क्रिया होगी, क्रॉस होगी, और इस क्रॉस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि क्रॉस कराने के बाद पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है उस पीढ़ी को हम लोग F1 पीढ़ी कहते हैं। और F1 पीढ़ी में कैसे संतान उत्पन्न हुई? हाइब्रिड या संकर संतान। हाइब्रिड या संकर संतान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन है, काला और वाइट जीन। काला वाला जीन, ब्लैक जीन, उसको मिला नर जनक से, और सफ़ेद वाला जीन मिला मादा जनक से। तो हाइब्रिड का फेनोटाइप हो गया, जेनोटाइप हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी। इस जेनोटाइप को देख करके हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड अशुद्ध है, क्योंकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन है। या हाइब्रिड हेट्रोजाइगस, अशुद्ध मतलब हेट्रोजाइगस है, एक जोड़ा असमान जीन होने के कारण। इस एक जोड़ा असमान जीन को हम लोग एलील भी कहते हैं। अब एक जोड़ा असमान जीन है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इस हाइब्रिड का फेनोटाइप क्या होगा? तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होगा, पूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर काला वाला जीन कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, प्रभाविता के सिद्धांत के अनुसार काला वाला जीन प्रभावी होगा F1 पीढ़ी में, तो हाइब्रिड को काला होना चाहिए। या सफ़ेद वाला जीन प्रभावी होगा, तो हाइब्रिड F1 हाइब्रिड को सफ़ेद होना चाहिए। किंतु यहाँ पर दोनों जीन या दोनों एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं, तो हाइब्रिड का कलर ना तो काला होगा ना ही सफ़ेद होगा। अब हाइब्रिड का फेनोटाइप या दृश्य रूप कैसा होगा? तो दोनों जीन कैपिटल बी स्मॉल बी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, दोनों मिलकर के एक नया गुण प्रकट करते हैं। तो F1 हाइब्रिड का फेनोटाइप यहाँ पर क्या हो जाता है? काला और सफ़ेद जीन मिल करके एक नया गुण बनाते हैं, ब्लू कलर। तो F1 हाइब्रिड का फेनोटाइप इस केस में ब्लू हो जाता है। और इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत, जहाँ पर दोनों जीन में से कोई भी जीन या एलील पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं और दोनों मिलकर के एक नया गुण को प्रकट करते हैं। अब F1 पीढ़ी के दो हाइब्रिड के बीच में क्रॉस करा के F2 पीढ़ी का रिजल्ट देख लेते हैं। F2 पीढ़ी में कैसे संतान पैदा होगी फेनोटाइपिकली जेनोटाइपिकली? नर हाइब्रिड जेनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी, मादा हाइब्रिड जेनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी। नर में गैमेट बनेगा, नर हाइब्रिड में एक में कैपिटल बी जीन रहेगा, एक में स्मॉल बी जीन। मादा में भी दो एक बनेंगे, एक में कैपिटल बी जीन और दूसरे में स्मॉल बी जीन। अब पनेट स्क्वायर बोर्ड की सहायता से F2 पीढ़ी का रिजल्ट हम देख लेते हैं। F1 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराने से कितने तरह की संतान पैदा होंगी? तो एक तरफ नर गैमेट लिखे कैपिटल बी स्मॉल बी, एक तरफ मादा गैमेट लिख दिए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं। एक मादा गैमेट का दोनों नर गैमेट से क्रॉस, कैपिटल बी पहले बॉक्स में, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरे बॉक्स में, स्मॉल बी कैपिटल बी तीसरे बॉक्स में, स्मॉल बी चौथे बॉक्स में। इस तरह से F2 पीढ़ी का रिजल्ट मिला। F2 पीढ़ी में 4 संतान मिले। चारों संतान का जेनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। जेनोटाइप मिलने के बाद उसका हम लोग फेनोटाइप लिख लेते हैं। कैपिटल बी शुद्ध काला, कैपिटल बी स्मॉल बी संकर नीला, स्मॉल बी कैपिटल बी संकर नीला। हाइब्रिड है, दोनों में से कोई भी जीन पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं, दोनों जीन मिल करके एक नया गुण प्रकट किया। काला और सफ़ेद जीन मिल करके संकर का कलर हो गया नीला। और स्मॉल बी मतलब शुद्ध सफ़ेद। तो 4 संतान में से फेनोटाइपिकली अदृश्य रूप में भी हमको 3 तरह के संतान मिले। एक फेनोटाइपिक अनुपात में हमको मिला, दृश्य रूप में 3 संतान मिला, एक काला, 2 नीला और एक सफ़ेद।
और जीनोटाइपिकली भी हमें 3 तरह के संतान मिले, एक शुद्ध काला कैपिटल BB, 2 संकर काला कैपिटल B स्मॉल b और एक शुद्ध सफ़ेद स्मॉल b। तो यहाँ पर फेनोटाइपिक अनुपात जीनोटाइपिक अनुपात एक समान 1:2:1। काला मुर्गी सफ़ेद मुर्गी, काला मुर्गी का जीनोटाइप कैपिटल B, सफ़ेद का स्मॉल b, दोनों में क्रॉस करा है। F1 पीढ़ी में जो संतान मिला हाइब्रिड, एक जोड़ा असमान जीन कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B जीन नरजनक से, काला जीन नरजनक से और सफ़ेद वाला जीन मादा जनक से। हाइब्रिड का फेनोटाइप दिखाई दे रहा है ना काला ना सफ़ेद, ये दिख रहा है नीला, मतलब यहाँ पे काला जीन हाइब्रिड में पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं, सफ़ेद जीन पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं, दोनों जीन मिल करके एक नया गुण प्रकट कर दिया। F1 हाइब्रिड का फेनोटाइप हो गया नीला। अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत। अब 2 F1 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराए तो F2 पीढ़ी में 4 तरह का संतान मिला, एक शुद्ध काला, एक शुद्ध सफ़ेद और 2 संकर नीला। दृश्य रूप में 3 तरह के संतान, काला 1, 2 नीला और 1 सफ़ेद। और जेनोटाइपिकली भी 3 तरह के संतान मिले, एक शुद्ध काला कैपिटल BB, 2 संकर नीला कैपिटल B स्मॉल b और एक शुद्ध सफ़ेद स्मॉल b। तो अप्रभाविता का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। वहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक समान 1:2:1। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोम या क्रोमोजोम का वर्गीकरण। चैप्टर 2 में डिस्कस करना था, स्किप हो गया, इसलिए अभी इसको डिस्कस कर देते हैं। क्योंकि हमको इसमें बताना ही था लक्षण के आधार पर क्रोमोजोम, ऑटोजोम और एलोजोम, जो हमको सेक्स डिटर्मिनेशन के समय में पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं संख्या के आधार पर क्रोमोजोम का वर्गीकरण। संख्या के आधार पर क्रोमोजोम 2 प्रकार के होते हैं, एक गुणित या हैप्लॉइड और दूसरा होता है द्विगुणित या डिप्लॉइड। एक गुणित या हैप्लॉइड क्रोमोजोम किसे कहते हैं? तो जब क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है या क्रोमोजोम जोड़े में नहीं पाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक गुणित या हैप्लॉइड। एक गुणित या हैप्लॉइड क्रोमोजोम की संख्या कहाँ पाई जाती है? जर्म कोशिका में, जहाँ पर मियोसिस विभाजन होता है। मियोसिस विभाजन के बाद क्या बनता है? गैमेट। और गैमेट में हमेशा क्रोमोजोम एक गुणित अवस्था में रहता है। जैसे पौधे का नर जनन अंग है पुमंग, वहाँ पर मियोसिस विभाजन होता है तो नर गैमेट बनता है परागकण, और परागकण बनने के बाद ही क्रोमोजोम की संख्या आधी या एक गुणित को लिखते हैं n से। जायांग में भी जनन कोशिका है, वहाँ पर भी मियोसिस विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप मादा गैमेट 1 बनता है, जहाँ पे क्रोमोजोम की संख्या आधी यानी 1 गुणित n। उसी तरह से जंतु में जनन कोशिका कहाँ है? जननांग में। नर जननांग क्या है? टेस्टिस या वृषण। वहाँ पर मियोसिस विभाजन होता है, जिससे नर गैमेट बनता है शुक्राणु, और नर गैमेट बनने के बाद क्रोमोजोम की संख्या आधी। जैसे मनुष्य के वृषण में अगर क्रोमोजोम की संख्या 2n = 46 है तो शुक्राणु बनने के बाद क्रोमोजोम की संख्या आधी हो गई यानी n = 23। उसी तरह से अंडाशय जो मादा जननांग है, वहाँ पर मियोसिस विभाजन होता है। अंडाशय में क्रोमोजोम की संख्या अगर मनुष्य में 2n = 46 है, मियोसिस विभाजन के बाद 1 बना, क्रोमोजोम की संख्या आधी यानी एक या अंडा में क्रोमोजोम की संख्या 1 गुणित n = 23। तो एक गुणित क्रोमोजोम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं द्विगुणित या डिप्लॉइड क्रोमोजोम किसे कहते हैं। तो डिप्लॉइड क्रोमोजोम मतलब जब क्रोमोजोम जोड़े में पाया जाता है या द्विगुणित अवस्था में रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विगुणित क्रोमोजोम। द्विगुणित क्रोमोजोम को प्रदर्शित करते हैं 2n से। और द्विगुणित क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है? शारीरिक कोशिका या सोमेटिक सेल में, और सोमेटिक सेल में हमेशा माइटोसिस डिवीजन होता है। तो सोमेटिक सेल क्या है? सोमेटिक सेल जननांग को छोड़ करके शरीर के सभी कोशिका को हम लोग सोमेटिक सेल कहते हैं। तो पौधे के सोमेटिक सेल जड़, तना, पत्ती, फूल, शारीरिक कोशिका, और जंतु का सोमेटिक सेल जननांग को छोड़ करके, अंडाशय और वृषण को छोड़ करके शरीर के सभी कोशिका शारीरिक कोशिका है। और शारीरिक कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित 2n = 46 मनुष्य में। और शारीरिक कोशिका में हमेशा कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस
विभाजन। अब हम लोग देख लेते हैं लक्षण के आधार पर, कैरेक्टर डिटर्मिनेशन के आधार पर क्रोमोजोम को दो भाग में बांटा गया है। पहला है ऑटोजोम या सोमेटिक क्रोमोजोम या शारीरिक क्रोमोजोम, और दूसरा है एलोजोम या सेक्स क्रोमोजोम या लैंगिक क्रोमोजोम। तो हम लोग देखे हैं मनुष्य में क्रोमोजोम द्विगुणित अवस्था में रहता है, 2n बराबर 46 यानी 23 जोड़ा। 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा जो क्रोमोजोम है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम या ऑटोजोम। 22 जोड़ा यानी 44 क्रोमोजोम, और शेष जो एक जोड़ा क्रोमोजोम है XX या XY, इसको हम लोग बोलते हैं एलोजोम या सेक्स क्रोमोजोम या लैंगिक क्रोमोजोम। ये 22 जोड़ा जो ऑटोजोम होता है पुरुष और स्त्री दोनों में एक समान होता है। सेक्स क्रोमोजोम अलग होता है, पुरुष हेट्रोजाइगस है, उसमें दो अलग अलग क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो पुरुष में सेक्स क्रोमोजोम को कैसे प्रदर्शित करेंगे, 44 प्लस XY। स्त्री में क्रोमोजोम को कैसे प्रदर्शित करेंगे, 44 और स्त्री होमोजाइगस होती है, उसमें एक ही तरह का एक्स क्रोमोजोम होता है, XX। अब ऑटोजोम, ये जो 44 क्रोमोजोम है पुरुष और स्त्री दोनों में एक समान, इसको हम लोग ऑटोजोम या शारीरिक क्रोमोजोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्रोमोजोम पे जो जीन होता है वो शारीरिक लक्षण को, बॉडी कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। और पुरुष में XY और स्त्री में XX क्रोमोजोम, इसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम या एलोजोम या लैंगिक क्रोमोजोम कहते हैं, क्योंकि इस क्रोमोजोम पर जो जीन पाया जाता है वो लैंगिक लक्षण को निर्धारित करता है। XX क्रोमोजोम को हम लोग दो सिंगल लाइन से भी एक प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर XY क्रोमोजोम है तो एक क्रोमोजोम X के लिए स्ट्रेट लाइन और Y थोड़ा ऊपर जा कर के मुड़ जाता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। XY क्रोमोजोम में X क्रोमोजोम बड़ा होता है, Y क्रोमोजोम छोटा होता है। अब सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर हम लोग क्रोमोजोम का वर्गीकरण थोड़ा देख लें। तो पहला क्रोमोजोम है ए सेंट्रिक, ए मतलब होता है अनुपस्थित। वह क्रोमोजोम जिस पे सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता उसको हम लोग बोलते हैं ए सेंट्रिक क्रोमोजोम, और इसका जीवन काल कम दिनों का होता है। दूसरा है टेलोसेंट्रिक, टेलो मतलब होता है शीर्ष, मतलब क्रोमोजोम के शीर्ष पर अगर सेंट्रोमियर है तो उसे हम लोग बोलते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक मतलब क्रोमोजोम शीर्ष पर नहीं है, शीर्ष से थोड़ा नीचे, क्रोमोजोम पर सेंट्रोमियर शीर्ष पर नहीं है, शीर्ष से थोड़ा नीचे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और सेंट्रोमियर शीर्ष से थोड़ा नीचे होने के कारण इस क्रोमोजोम में दो भुजा बन जाती है। सेंट्रोमियर के ऊपर वाली भुजा छोटी है और नीचे वाली भुजा बड़ी है, और ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर आई या जे के समान दिखता है। इसके बाद देख लेते हैं मेटासेंट्रिक, मेटा मतलब होता है बीच में। अगर सेंट्रोमियर क्रोमोजोम के बीच में स्थित है तो इस तरह के क्रोमोजोम को मेटासेंट्रिक बोलते हैं, और सेंट्रोमियर बीच में होने के कारण क्रोमोजोम की दोनों भुजा बराबर हो जाती है और ये माइक्रोस्कोप के नीचे भी की आकृति में दिखता है। इसके बाद लास्ट वन सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर यहाँ पर क्रोमोजोम पर बीच में नहीं होकर के बीच से थोड़ा हट करके होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। और इसके कारण भी क्रोमोजोम में दो भुजा बन जाती है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा, और ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर अंग्रेजी के जे या एल के समान दिखता है। तो क्रोमोजोम का वर्गीकरण भी क्लियर हो गया होगा। हम लोग जानते हैं क्रोमोजोम की संख्या हर जीव में निश्चित होती है। कुछ जीव हैं उसमें देख लेते हैं क्रोमोजोम की संख्या शारीरिक कोशिका में और जनन कोशिका या गैमेट में कितनी होगी। तो एस्केरिस, इसमें क्रोमोजोम की संख्या शारीरिक कोशिका में 2n बराबर 2, तो उसके गैमेट में क्रोमोजोम की संख्या n बराबर 1। प्याज में क्रोमोजोम की संख्या 2n बराबर 16, उसके गैमेट में n बराबर 8। ड्रोसोफिला में क्रोमोजोम की संख्या 2n बराबर 8, तो उसके गैमेट में n बराबर 4। शारीरिक कोशिका में क्रोमोजोम द्विगुणित, गैमेट में एक गुणित, n मतलब एक गुणित। मक्का में क्रोमोजोम की संख्या सोमेटिक सेल में 2n बराबर 20, गैमेट में n बराबर 10। लायन, शेर में क्रोमोजोम की संख्या सोमेटिक सेल में 2n बराबर 38, गैमेट में n बराबर 19। टाइगर में सोमेटिक सेल में क्रोमोजोम की संख्या 2n बराबर 38, गैमेट में n बराबर 19। कैट में क्रोमोजोम की संख्या 2n बराबर 38 शारीरिक कोशिका या सोमेटिक सेल में, गैमेट में n बराबर 19। रेट में 2n बराबर 40, गैमेट में n बराबर 20। मैन में हम लोग सीखे 2n बराबर 46 शारीरिक कोशिका में, गैमेट में n बराबर 23। गोरिल्ला में 2n बराबर 48, गैमेट में n बराबर 24 हो जाएगा आधा। आलू में 2n बराबर 48,
तो जब उसमें नर गैमेट मादा गैमेट बनेगा तो क्रोमोजोम की संख्या आदि n बराबर 24। मंकी में 2n बराबर 54, तो गैमेट बनेगा तो क्रोमोजोम की संख्या आदि n बराबर 27। डॉग में 2n बराबर 78, जब उसमें नर गैमेट मादा गैमेट बनेगा क्रोमोजोम की संख्या आदि n बराबर 39। मुर्गी या हैन में 2n बराबर 78, उसमें भी गैमेट में n बराबर 39। तो और क्रोमोजोम की संख्या हर जाति में निश्चित क्यों बनी रहती है? हर जाति में निश्चित बना रहना जरूरी है क्योंकि गैमेट निर्माण के समय में मियोसिस विभाजन होता है जिससे क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है। फिर लैंगिक प्रजनन होता है, नर गैमेट मादा गैमेट का मिलन होता है तो जायगोट बनता है। जायगोट में फिर से क्रोमोजोम की संख्या द्विगुणित हो जाती है। सम पॉइंट्स टू नो, मनुष्य में कुल कितना जीन पाया जाता है? 30,000 जीन। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा क्रोमोजोम क्या है? तो मनुष्य में 46 क्रोमोजोम पाया जाता है, 23 जोड़ा। उसमें से पहला क्रोमोजोम का जो जोड़ा है वो सबसे बड़ा क्रोमोजोम होता है और उसमें 2968 जीन पाए जाते हैं। और सबसे छोटा क्रोमोजोम मनुष्य में होता है वाई क्रोमोजोम, इसमें 231 जीन पाए जाते हैं। अब जेनोम क्या है? तो जेनोम क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन और टोटल नंबर ऑफ डीएनए। तो टोटल नंबर ऑफ जीन और टोटल नंबर ऑफ डीएनए कब निकालेंगे? एक गुणित अवस्था में। जैसे मनुष्य में 46 क्रोमोजोम है, 2n बराबर 46, तो उसका एक गुणित या हैप्लॉइड स्टेट n बराबर 23। तो इस हैप्लॉइड स्टेट में क्रोमोजोम के ऊपर जितना भी जीन है और डीएनए का समूह है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोम। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अगर प्लांट के शारीरिक कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या 2n बराबर 24 है तो उसके पत्ती में, जड़ में, तना में, परागकण में, एग में, भ्रूणपोष में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होगी? तो अभी हम बताएं शारीरिक कोशिका को ध्यान में रखना है। शारीरिक कोशिका मतलब वहाँ पे द्विगुणित क्रोमोजोम, जनन कोशिका मतलब वहाँ पे एक गुणित क्रोमोजोम। तो पत्ती शारीरिक कोशिका तो यहाँ पे क्रोमोजोम 2n बराबर 24। जड़ शारीरिक कोशिका, इसमें क्रोमोजोम 2n बराबर 24। तना शारीरिक कोशिका, इसमें भी क्रोमोजोम 2n बराबर 24। परागकण जनन कोशिका गैमेट, इसमें क्रोमोजोम की संख्या आदि n बराबर 12। एग मादा गैमेट, क्रोमोजोम की संख्या आदि n बराबर 12। भ्रूणपोष, इसमें क्रोमोजोम की संख्या 3 गुणित, तो n बराबर 12 तो 3n बराबर 36। इस तरह से करके क्रोमोजोम की संख्या भी पूछी जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। हम लोग जानते हैं मनुष्य में 2n बराबर 46, इसमें से 44 क्रोमोजोम होता है ऑटोजोम, और ऑटोजोम 44 जो है पुरुष और स्त्री दोनों में एक समान। किंतु लैंगिक क्रोमोजोम एक जोड़ा है, पुरुष में हेट्रोजाइगस 2 तरह का है XY और स्त्री में होमोजाइगस XX। तो मनुष्य में पुरुष में क्रोमोजोम को कैसे लिखेंगे? 44 प्लस XX या 44 प्लस एक सिंगल लाइन और Y को थोड़ा ऊपर घुमा देते हैं। और स्त्री में क्रोमोजोम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? 44 प्लस XX या 44 प्लस डबल लाइन, XX के बदले डबल लाइन। अब क्रॉस कराते हैं, पुरुष क्रोमोजोम 44 प्लस XY, स्त्री क्रोमोजोम 44 प्लस XY। दोनों जनक में गैमेट बनेगा। तो नर जनक चूंकि हेट्रोजाइगस है, उसमें 2 तरह का सेक्स क्रोमोजोम है, तो इसमें दो संभावना है 2 तरह के शुक्राणु बनने की। एक शुक्राणु में 22 जोड़ X क्रोमोजोम और दूसरे शुक्राणु में 22 जोड़ Y क्रोमोजोम। मादा में 2 मादा गैमेट या एग बनेगा। मादा गैमेट चूंकि होमोजाइगस है, उसमें एक ही तरह का XX क्रोमोजोम है, तो 2 एग बनेंगे। एक में 22 जोड़ X क्रोमोजोम, दूसरे में भी 22 जोड़ X क्रोमोजोम। अब इसको पनेट स्क्वायर बोर्ड में क्रॉस करा के रिजल्ट देख लेते हैं। क्रॉस का रिजल्ट क्या होगा? तो एक तरफ नर गैमेट लिखते हैं, नर गैमेट 22 जोड़ X और दूसरा नर गैमेट 22 जोड़ Y। मादा गैमेट दोनों एक तरह का है, 22 जोड़ X 22 जोड़ X। अब मादा गैमेट को नर गैमेट से क्रॉस करा के पहले मादा गैमेट को फर्स्ट लाइन ऊपर वाले बॉक्स में लिखेंगे। 22 जोड़ X 22 जोड़ X 44 जोड़ XX हो गया। XX होमोजाइगस मतलब आने वाला संतान लड़की। फिर 22 जोड़ X मादा गैमेट का क्रॉस करा रहे हैं 22 जोड़ Y स्पर्म से। 44 जोड़ XY हेट्रोजाइगस 2 तरह का क्रोमोजोम XY, आने वाला संतान लड़का। 22 जोड़ X प्लस 22 जोड़ X 44 जोड़ XY 44 जोड़ XX यानी आने वाला संतान लड़की, एक ही तरह का XX क्रोमोजोम। फिर 22 जोड़ X वाला अंडा, फिर 22 जोड़ Y वाले स्पर्म
से निषेचित हुआ। रिजल्ट 44 जोड़ XY हेट्रोजाइगस, आने वाला संतान लड़का। तो जब नरजनक और मादा जनक के बीच में क्रॉस कराते हैं मनुष्य में या ह्यूमन बीइंग में, तो 50% चांसेस है लड़की गर्ल चाइल्ड का, लड़की संतान का, 50% चांसेस है लड़का संतान का। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द बेबी, फादर और मदर। तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है उसके पिता या उसके फादर, क्योंकि फादर जो है हेट्रोजाइगस है, उसमें एक जोड़ा असमान क्रोमोजोम XY पाया जाता है। फादर का क्रोमोजोम 44 प्लस XY। तो फादर या पिता में दो तरह के शुक्राणु या स्पर्म या नर गैमेट बनते हैं। एक स्पर्म में 22 जोड़ X क्रोमोजोम, दूसरे स्पर्म में 22 जोड़ Y क्रोमोजोम। किंतु माँ जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि माँ शुद्ध है, होमोजाइगस है, उसमें एक ही तरह का XX क्रोमोजोम पाया जाता है। तो माँ में क्रोमोजोम 44 प्लस XX, इसमें दो एग बनेंगे, किंतु दोनों एग में XX क्रोमोजोम रहेगा। तो एक एग 22 जोड़ X, दूसरा एग 22 जोड़ X। अब 22 जोड़ X वाला स्पर्म अगर निषेचित करता है 22 जोड़ X वाले अंडे को, तो जो संतान पैदा होगी उसमें क्रोमोजोम हो जाएगा 44 44 प्लस XX, होमोजाइगस, आने वाला संतान लड़की। अगर 22 जोड़ Y वाला शुक्राणु निषेचित करता है 22 जोड़ X वाले अंडे को, तो रिजल्ट हुआ 44 प्लस XY हेट्रोजाइगस, आने वाला संतान लड़का। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार फादर। कैसे, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक ड्राइंग देख करके इस चैप्टर का थर्ड पार्ट कंक्लूड करती हूँ। क्लासिफिकेशन किए थे हम लोग क्रोमोजोम का। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मनुष्य में 46 क्रोमोजोम। लक्षण को निर्धारित करने के आधार पर इसमें 22 जोड़ा जो क्रोमोजोम है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम, क्योंकि इस पर जो जीन पाया जाता है वो शारीरिक लक्षण को निर्धारित करता है। और ये मेटाफेज अवस्था में क्रोमोजोम को हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, गिन सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। हर क्रोमोजोम पेयर या जोड़ा में देख रहे हैं, क्योंकि क्रोमोजोम द्विगुणित अवस्था में है। और यहाँ से इस डायग्राम से और एक चीज़ पता चल रहा है कि क्रोमोजोम नंबर 1 सबसे बड़ा होता है और इस पर 2968 जीन पाए जाते हैं। सबसे छोटा क्रोमोजोम होता है Y क्रोमोजोम, इस पर 231 जीन पाए जाते हैं। इसमें 22 जोड़ा जो क्रोमोजोम है ये है ऑटोजोम, और लास्ट जो पेयर ऑफ क्रोमोजोम है वह है सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम में X क्रोमोजोम बड़ा होता है, Y क्रोमोजोम छोटा होता है। मेल हेट्रोजाइगस है, उसमें XY दोनों क्रोमोजोम पाया जाता है। फीमेल होमोजाइगस है, उसमें सिर्फ X क्रोमोजोम पाया जाता है। और एक क्लासिफिकेशन किए थे सेंट्रोमियर के आधार पर, उसका भी डायग्राम दिए। टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम शीर्ष पे है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम शीर्ष पे नहीं हो गए, क्रोमोजोम शीर्ष पे नहीं है, क्रोमोजोम शीर्ष से थोड़ा नीचे। क्रोमोजोम पे सेंट्रोमियर जो है वो शीर्ष पे नहीं, शीर्ष से थोड़ा नीचे है, इसलिए क्रोमोजोम में दो भुजा बन गई। सेंट्रोमियर के ऊपर छोटी भुजा, सेंट्रोमियर के नीचे लंबी भुजा। ये है सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पे सेंट्रोमियर क्रोमोजोम पर बीच में नहीं, बीच से थोड़ा हटके है, इसलिए यहाँ भी दो भुजा बन गई। सेंट्रोमियर के ऊपर छोटी भुजा, सेंट्रोमियर के नीचे लंबी भुजा। यह है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, यहाँ पे सेंट्रोमियर क्रोमोजोम के बीचों बीच, जिसके कारण क्रोमोजोम में दोनों भुजा बराबर। थैंक यू। कोशिश की समझाने की, ये पार्ट समझ में आ जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।